क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाएं जल्दी से। मोनू, गुड इवनिंग भाई। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे थे हम। जीओसी, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ। पिछली बार हमने सीखा था कि किस तरीके से सेपरेशन करते हैं हम एसिड्स का। सार्थक, अच्छी बात है। राधे राधे सुकिष्ठी। हाइड्रोकार्बन मैं फिर से बता दूं, आईआईटी का हाइड्रोकार्बन 12th में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। तो आपका जीओसी के बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तक होगा। ये 11th का ही कंटेंट है, बस इतना ही 11th में कराया जाता है। हाउ मैनी लेक्चर्स आर लेफ्ट? ज्यादा नहीं है। जय महाकाल, गॉड ब्लेस यू एकेडी, लव यू टू हर्सल। चलें भाई, आ जाइए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले किए हुए हैं। ओ एन ए, ये देखिए रिएक्शन हो रही थी और हमने यहां सीखा था गैस हमेशा बेस से निकलती है। ये दो NO2 वाले से भी ये वीक एसिड था, ये रिएक्शन हो जाएगी। इनफैक्ट स्क्वेरिक एसिड की अगर बात की जाए, ONA OH प्लस H2CO3 एंड यहां CO2 निकल जाएगा। आपको याद है वीक एसिड अगर राइट में आ रहा है तो रिएक्शन उधर पक्का जाती। बैकलॉग बहुत है भैया, देखो जितना बैकलॉग है उसका 50% बहुत सिस्टमेटिकली डिसाइड करिए, सॉल्व करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। धक्का मुक्की नहीं करनी, एकदम रिलैक्स होके करना है मेरे भाई। ये आपका Na2CO3 कार्बोनेट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और रिएक्शन को अंजाम देंगे तो इस एसिड के कंपेटिबली, ये तो बेस था यार, ये तो वीक ही एसिड होगा, तो ये रिएक्शन हो जाती। याद रखना, बाय कार्बोनेट H नहीं निकाल पाता, सोडियम बाय कार्बोनेट H नहीं निकाल, कार्बोनेट निकाल लेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इधर वीक बेस आप लिख सकते हैं, ये वीक बेस है। ये सब हमने किया था, सब 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 याद है ना आपको? और आप मुझे बताइए, क्या हम इसमें एक्वस NaSCO3 ऐड करेंगे? ये अलग हो जाएगा। हम यहां पर एक्वस NaOH भी ऐड कर सकते हैं। हम यहां एक्वस NaOH भी ऐड कर सकते हैं मेरे भाई। अगर आप नए हैं तो आपको जीओसी शुरू से करनी पड़ेगी। आप जीओसी को बीच से ज्वाइन नहीं कर सकते। 3 लेक्चर के बाद, 2 से 3 लेक्चर के बाद आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। आप आइसोमेरिज्म जरूर फ्रेश से स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिस, अच्छा जी, बहुत अच्छे, बधाई हो मेरे भाई। यहां ये बेसिक मौजूद है तो हम डाल सकते हैं एक्वस HCl या एक्वस H2SO4। यस, यू आर राइट पूर्णिम, वेल डन जी, वेल डन, वेल डन। या एक्वस HCl ले सकते हैं या एक्वस H2SO4 ले सकते हैं। बहुत आराम से देखो, मुझे बताओ इसमें से कौन सा नहीं ले सकते? क्या आप मेरे सवालों को सुन पा रहे हैं? इसमें से कौन सा नहीं ले सकते? 21 में कौन सा नहीं ले सकते? ट्वेंटी वन में क्या नहीं ले सकते?
वेल डन प्रिंस, राइट आंसर। वेल डन प्रिंस, राइट आंसर। यस, वेरी गुड। एस, वेरी गुड। बहुत सारे आंसर सही भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अनुभव, वेरी गुड। भौमिक, वेरी गुड। देखो, खच्चरपंती करोगे कुछ होगा नहीं। पहली बात, NH2 बेसिक होता है, वीक बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, और ये एसिडिक नेचर का होता है। तो भाई एसिड के लिए बेस तो लिया जाना चाहिए, लेकिन आपको पता है बेस वही हो जिसमें राइट हैंड साइड में वीकेस्ट चीज बने। SCO3 माइनस H लेके क्या बनाता? H2CO3। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। एक्वस NaOH क्या बनाता? वीक एसिड। मेरे भाई आपको पता है यहां ONA का सॉल्ट बन जाता, OH ONA का सॉल्ट बन जाता, एंड एक्वस HCl में NH3 प्लस Cl माइनस। तो आप बेस के लिए एसिड बढ़िया है, एसिड के लिए ये वाला बेस बढ़िया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें आप एक्वस NaOH ले लें, उससे अलग नहीं होगा, दोनों का सॉल्ट बन जाएगा, दोनों का सॉल्ट बन जाएगा। अलग करने के लिए कोई एक रिएक्शन करे, दूसरा ना करे, कोई एक रिएक्शन करे, दूसरा ना करे। क्या आपको पिछला क्वेश्चन याद है? इस क्वेश्चन में हमें पता था जब हम कुछ डालते थे तो कोई एक रिएक्शन करता था, वो वाटर लेयर में चला जाता था और फिर हम उस लेयर को अलग कर लेते थे। फिर यहां हमने एक को वाटर लेयर में ले गए, फिर एक को वाटर लेयर में ले गए। उसी प्रकार हम ऐसी चीज डालेंगे जो कोई एक का सॉल्ट बनाए, किसी एक का सॉल्ट बनाए। तो मेरे भाई ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, NaOH फिनॉल का सॉल्ट बना देगा, इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अगर आप प्रॉपर थ्योरी कॉपी नहीं बनाते, होमवर्क नहीं करते, ये चैप्टर बढ़िया है, ये आपके ग्रिप से निकल जाएगा। चलिए आइए, ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं क्या? वी हैव डिस्कस्ड इट और नॉट? बताओ जरा। ऐसा लो जो NaOH से अलग हो जाए और बाइकार्बोनेट से अलग हो जाए। क्या NaOH से अलग होने का मतलब, सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या NaOH से अलग होने का मतलब कि एक X या Y में स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, एक वीक एसिड होना चाहिए? इसका मतलब किसी एक से ही रिएक्शन होगी, एंड एट द सेम टाइम इससे भी अलग हो रहा है तो किसी एक, कोई एक इनमें से H2CO3 से स्ट्रॉन्ग हो और कोई एक इसमें H2CO3 से वीक हो। तो मेरे भाई आपको यही देखना है कि एट ए टाइम ये भी कंडीशन हो तब इससे अलग होगा, और उसी टाइम पर ये भी कंडीशन हो तो उससे अलग होगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, बताइए जरा। वाटर से ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों वाटर से स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा आंसर नहीं है। इस मेथड से अलग नहीं हो सकता, दोनों वाटर से स्ट्रॉन्ग है, दोनों का सॉल्ट बन जाएगा। मेरे भाई ये वाटर से तो स्ट्रॉन्ग है और ये वाटर से वीक है, लेकिन ये यहां फैल जाएगा। दोनों H2CO3 से वीक हैं। यहां ये मेरे ख्याल से यहां आपका काम बन रहा है। वाटर से ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक, H2CO3 से ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक। C is going to be our answer। यहां आइए, वाटर से ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो भाई साहब 24 का C, वेल डन। 24 का C, वेल डन। C वाले वेल डन। वंशिका, वेरी गुड। आप समझिएगा, अगर दोनों ही वीक हो गए या दोनों ही स्ट्रांग हो गए, उस केस में हम अलग नहीं कर पाए। रिएक्शन दोनों से होगी या दोनों से नहीं होगी। नहीं हुई तो वो वहीं पड़ा रहेगा। दोनों से हो गई तो दोनों सॉल्ट बन के वाटर में आ गए, तो अलग कहां कर पाए भाई।
25 में कह रहा है कि एक्वस NaOH से तो अलग हो जाए, मतलब यहां कंडीशन वही वाली, एक वाटर से अच्छा हो एक खराब। अब यहां क्या हो बताओ, या तो दोनों H2CO3 से अच्छे हो या दोनों H2CO3 से खराब हो। तो चलो जी, ये एक साथ होना चाहिए। पहला तो नहीं होगा, पहला NaOH से नहीं हो पा रहा, दूसरा ये वाटर से अच्छा, ये आंसर है भाई। ये वाटर से अच्छा, ये वाटर से खराब, ये दोनों H2CO3 से खराब। ओके, नहीं ये भी नहीं है, ये दोनों, ये तो वहां आंसर था तो यहां कैसे होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बी आंसर है। वेल डन यार, वेल डन, वेल डन हरेंद्र, शिवम, सुखप्रीत, पूजन, अनुषा। आइसोमरिज्म कब होगा? जब जीओसी खत्म होगा। आइए इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज हम प्रयास करेंगे कि हम बेस भी, एसिड भी पूरा खत्म करें, बेस भी पूरा खत्म करें। और ये है अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, देखिए, ठीक है, क्या आपको पता है कि आपको तरीका क्या यूज करना है यहां पर? सारे बताइए। आपको तरीका तो पता है ना कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, ये तो बताया था मैंने। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन सबका कंजुगेट बेस बनाना है। कंजुगेट बेस होता है H+ निकाल के, और आपको देखना है कि कौन सा कंजुगेट बेस कितना स्टेबल है, राइट? बस इतना देखना है, क्योंकि वी ऑल नो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सीधा सीधा डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। क्लियर है? एक दूसरी बात ये सुनिए, क्या आपने देखा कि ये अक्सर एनायन होता है, एनायन, तो विड्रॉइंग ग्रुप लिख दिया जाता है कि इसे स्टेबलाइज करते हैं। लेकिन किसी भी विड्रॉइंग ग्रुप या किसी भी विड्रॉइंग इफेक्ट का काम तभी आएगा जब चार्ज एक जैसे नेचर वाली साइट पर हो। मेरे भाई, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट हम हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में सोचते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमेशा टॉप टू बॉटम हम हमेशा साइज के टर्म्स में सोचते हैं। मेरे भाई याद रखें, इन केसेस में कभी भी इफेक्ट नहीं लगते। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगता है, यहां साइज। इन केस ऑफ स्ट्रेन हम हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर स्ट्रेन का रखते हैं। इन केस ऑफ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन यहां आपका लगेगा ही नहीं भैया, -R -H -I कभी नहीं लगेगा। चलो जैसे मुझे बताओ FClBrI क्या ये पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम है या नहीं? क्या ये पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम है या नहीं? तो साइज, अब आप बताइए, सबसे बड़ा साइज है I का, तो I के लार्ज साइज पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा। और अगर फैल गया तो डिस्पर्स मतलब किसी एक जगह पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम रहेगी, रहेगी ना, काफी कम। तो मेरे भाई मोस्ट स्टेबल ये हो गया, ये हो गया मोस्ट स्टेबल। एंड जवाब आया है, बधाई हो, 4 3 2 1। ये आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो क्या इन बातों का दिमाग में आप ख्याल रखें
और ये सारे क्वेश्चन अब आप अपने घर से करके लाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं और मैं चाहूंगा कि आप ईमानदारी से करें, जल्दीबाजी नहीं करें। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको। CHF3 CHCl3 CH3 COOH CH2Cl COOH ClClH COOH ClCl COOH 32। बिल्कुल टेंशन नहीं लो, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये 4 के फंडा सेम है, उसमें बिल्कुल अकल मत लगाना, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है ये, और ये है ये। अब ये वो ये में कंपेयर करना है। 34 कर लेंगे जी। थर्टी 35। मेरे भाई अगर कहीं मार्क ना लगाया जाए, निशान ना लगाया जाए, तो आपको उस कंपाउंड की सबसे एसिडिक साइट को कंपेयर करना होगा। और कहीं जैसे 1 2 3 लिख दिया गया तो फिर आपके लिए आसान है। फिर आपको बता दिया गया कि आपको कहां और कौन सी साइट को कंपेयर करना है। देखो मगर बोर्ड पर, जैसे ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सारे लोग 35 देखें, तो क्या मैं ऐसा मानूं कि एक बार आप फर्स्ट पर कंजुगेट बेस बनाएंगे H+ हटाकर, और एक बार आप सेकंड पर बनाएंगे, और एक बार आप थर्ड पर बनाएंगे। अब बताइए, 3 माइनस आपके सामने है, बताइए बताइए बताइए। अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? माइनस। तो ऑब्वियसली हर केस में सिंगली बॉन्डेड कार्बन पर माइनस है, तो हम बिल्कुल विड्रॉइंग इफेक्ट्स लगा सकते हैं। बताइए क्या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? क्या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? बिल्कुल। सल्फर में d ऑर्बिटल खाली होता है, सल्फर में d ऑर्बिटल खाली होता है। तो मेरे भाई अंधे को भी पता चल गया कि सेकंड सबसे खराब, क्योंकि सेकंड सबसे कम स्टेबल है। सेकंड में रेजोनेंस नहीं है, ऑक्सीजन में कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो सेकंड सबसे खराब है। फर्स्ट में सल्फर के साथ पीपा डीपा रेजोनेंस, यहां भी पीपा डीपा, और यहां ऑक्सीजन का क्या लग रहा है? माइनस आई। तो बहुत क्लियरली आंसर आ गया 132। 132 सही है या नहीं? 132। आइए हम बात करेंगे 36 की। मेरे भाई ऐसे ही सेम क्वेश्चन। अब 36 में मैंने कोई 1 2 3 नहीं बनाया, तो आप अगर बुद्धि लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सबसे एसिडिक H ये है, इसका सबसे एसिडिक H ये है, और इसका सबसे एसिडिक H ये है। तो आपको इन्हीं H को कंपेयर करना है। याद रखें, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा कर सकता है कि वो आपको साइट्स ना बताए, जब अलग अलग इसकी सबसे बेस्ट साइट को इसकी सबसे ज्यादा एसिडिक और इसकी सबसे ज्यादा एसिडिक साइट से ही कंपेयर करना होगा। तो ये एक कॉमन सेंस भी है। आइए, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये देखिए। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो आप ऐसे देखते ही आंसर दे सकते हैं। ये जो 2 जगह हैं, क्या आप मुझे बताएंगे इसमें ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? 37 का जवाब दो, 37 का जवाब दो, जवाब दो ना।
वेल डन, राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। करना क्या है आपको, एक बार 2 पर कंजुगेट बेस बनाना है, एक बार 1 पर बनाना है। मेरे ख्याल से इसके 3 RS और इसके 2 RS, राइट। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है दिख गया आपको, 2 1 ज्यादा एसिडिक भी हो जाएगा। बहुत अच्छे विकास, कीप इट अप। 38 हो गया, आइए 39 करके खुशियां मनाते हैं। देखो मगर बोर्ड पर ये क्या है भाई, डबल डबल डबल, राइट। और ये मैंने दे दिया 1 2 3। कर लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां माइनस बनाना और कंपैरिजन करना है। तो ये है OH, ये है OH, ये है NO2, ये है CN41, ये है NO2। ध्यान से देखो बोर्ड पर, 42 पर चलते हैं मेरे भाई। ये देखिएगा, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 43। ये है आपका OCS3, ये है आपका CS3। 1 2 3, जहां नंबर लिखा वहां का H हटाना है। और ये सब कार्बन आयन स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बन चुका है। अब सारा का सारा कार्बन आयन स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बन चुका है। मैं कितने भी क्वेश्चन लिख सकता हूं, फर्क इस बात से पड़ेगा कि क्या आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं या नहीं। सिंपल, अकल लगाने का ही नहीं है, सीधा सीधा हम क्या करेंगे। हाँ जी बताइए। हम कंजुगेट बेस बनाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी चेक। पहले का होमवर्क डिस्कशन जो बाकी है वो अगली क्लास में कर लेंगे। सारे लोग देखिए, जैसे ये देखिए, ये डबल बॉन्ड O है, 1 2 3। इस जगह का हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए, और ऐसा है तो ये हो गया 1 2 3। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए। हर केस, हर वैरायटी को हम समझ सकते हैं। ये एसिड है, ये एमाइड है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हमें चाहिए। बड़े मजेदार क्वेश्चंस होंगे, बस आप तमीज से करेंगे सारे बन जाएंगे, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं। सारे सारे के सारे। केशव भाई कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर आया तो एक आ जाएगा। छोड़ दीजिए। IIT की तैयारी करने आए हो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम ये पूछ पाओ कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आया। गधे की तरह डॉक्टर के पास जाके बोल रहे हो कि हमें समस्या है। डॉक्टर ने पूछा क्या, तो कह रहे हो डॉक्टर तुम हो, तुम ही समझो, तुम ही इलाज करो, हम नहीं बताएंगे। हैं तो डॉक्टर उठा के ना, तो रहने ही दो, क्या बोलूं मैं तुम्हें। IIT की तैयारी इंसानों द्वारा करी जाती है, ठीक है ना।
समझ नहीं आया तो निकलो, नाचो गाओ जाके। हाफ सेंचुरी हो गई है इसी बीच, पेन उठाना बनता है, हाँ या ना? वी जस्ट कंप्लीटेड 50th ऑफ कंपेयरिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। मेरे भाई हमने यहां ब्रिज हेड ले लिया, SIR ले लिया, सारी वैरायटी ले रहे हैं हम यहां पे, ठीक है? कोई भी वैरायटी छूट ना पाए इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। आइए, एक इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जैसे ये देखिए, ये है ऑक्सैलिक एसिड, ये है मेलोनिक एसिड, ये है सक्सिनिक एसिड, ये है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड है भाई साहब, देख लो। ये सक्सिनिक एसिड। क्या आपने नोटिस किया कि इन एसिड में 2 एसिड हैं, डबल एच? सही है या नहीं? डबल है या नहीं बताओ? तो मेरे भाई आपको इस बचे हुए एच का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है, बचे हुए एच का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है, ओम्स गैप वाला है। बचे हुए एच का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है। ऐसे ये मेलेइक एसिड है एंड ये फ्यूमेरिक एसिड है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसके कंजुगेट बेस, डाई कार्बोक्सिलिक है ना, ये डाई कार्बोक्सिलिक है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है। ऐसे ही एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, OH C/OH, OH C/OH। ओ छुप गया, ये क्वेश्चन IIT से ही एडवांस में आया, कुछ है नहीं ऐसा। एक क्वेश्चन हम मिलकर भी करेंगे दोस्त, करेंगे मिलकर। सारे देखो, जो क्वेश्चन हम मिलकर करने जा रहे हैं वो है 56। मेरे सवालों का जवाब दो। चलिए 56 का जवाब चाहिए मुझे, 56 का जवाब। डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। संदेश बिल्कुल लिखाएंगे, पहले 56 का आंसर बता दो। डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। आपके जवाब के इंतजार में। स्नेहा रॉन्ग आंसर, AKD रॉन्ग आंसर, एस, वेरी गुड, वेरी गुड एस, वेल डन एस, वेल डन, वेल डन, वेल डन।
आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे भाई एक बात बताओ, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है जी, अपने एरिया के बिजनेसमैन हैं, और आपको बिजनेस में 50 करोड़ का मुनाफा हो जाता है। सुनिए ध्यान से। और आप सुबह उठे और आपको पता चला कि आपको बिजनेस में 50 करोड़ का मुनाफा हुआ। और अगर आपको तुरंत ही पता चले कि मुकेश अंबानी जी जो हैं उन्हें 100 करोड़ का नुकसान हो गया, उसी समय आपको पता चला, तो क्या आप ये क्लेम करने लगेंगे, क्या आप ये क्लेम करने लगेंगे कि आप उनसे बड़े बिजनेसमैन हो गए? हां या ना? पहले मुझे जवाब दो, हां या ना? जवाब दीजिए, जवाब। क्या आप ऐसा क्लेम करेंगे क्या? ओके, यानी कि इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर उसे हल्का फुल्का नुकसान भी हो जाएगा तो वो तुम्हारे स्तर से ऊपर ही रहेगा। क्या 56 क्वेश्चन में देखकर तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम कंपेयर किसे करा रहे हो? एक फिनॉल और एक एसिड। ओ माय गॉड, फिनॉल एसिड। अंधा आदमी भी छू कर बता दे कि 2 और 4 1 और 3 से बढ़िया है। 2 और 4 1 और 3 से बढ़िया हैं। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? 2 एंड 4 बाय डिफॉल्ट 3 एंड 1 से अच्छे हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जबकि तुम इसे फिनॉल से कंपेयर कर रहे हो। अब 4 और 2 में हम कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो निश्चित तौर पर हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। सेम कैटेगरी में कंपैरिजन किया जा सकता है। तो 4 ग्रेटर देन 2 एंड 1 एंड 3 में Cl ओवरऑल घटाएगा, तो 3, ये फायदा हो गया ना माइनस को खींच के। तो थर्ड बढ़िया है। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको पहले कैटेगरी और कम्युनिटी को समझना था। पहले आपको कैटेगरी और कम्युनिटी को समझना था। अरे देंगे, बहुत क्वेश्चन देंगे यार, इतने तो वैसे भी दिए मैंने। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं। ये है OH, ये है OCH3, ये है OH, ये है OH, ये है CH3, ये है OH, ये है CH3। तो मेरे भाई करना क्या है, यू नो दैट। आइए कुछ और बढ़िया क्वेश्चन आपको देता हूं। मेरे भाई ये एस्कॉर्बिक एसिड है, नाम तो सुना ही होगा। यहां पर आपको एक ये H दिख रहा है, एक ये H दिख रहा है, और एक H ये दिख रहा है। इसमें कंपैरिजन कराइएगा आप। एस्कॉर्बिक एसिड पक्का पूछा जाएगा, और ये कुछ और नहीं, विटामिन सी है। विटामिन सी बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत हलवा। 58, 59, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, डबल बॉन्डो, डबल डबल, ये है OH, ये है OH, ये है OH, ये है OH, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4।
ज्यादा क्वेश्चन में दूंगा नहीं, आपको मालूम है। ये है फिनॉल, ये है थायोफिनॉल। 61 मेरे भाई, ये है COOH और ये है NH3+। ये आगे आपको अमीनो एसिड में मिलेंगे टाइप में, तो मैं आपको वो अभी यहां पर हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। कर लेंगे आप? सही है या नहीं? मेरे भाई अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके आंखों के सामने आ रही, ध्यान से देखिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इकलौता एल्कोहल जो जल से ज्यादा एसिडिक होता है वो मीथेनॉल है। ये देख लो, इकलौता एल्कोहल जो जल से ज्यादा एसिडिक, बाकी सारे एल्कोहल पीछे पड़े, वाटर से पीछे खड़े हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेम पैशन में एक और चीज है, इकलौता एलिफेटिक एसिड जो एरोमेटिक एसिड से अच्छा है वो है फॉर्मिक एसिड। बाकी सारे एलिफेटिक एसिड पीछे खड़े। यहां से एक नई चीज समझाऊंगा आपको, इसलिए ध्यान दीजिए, महा इंपॉर्टेंट है भैया। ये देखो मल्टी स्टार क्वेश्चन हो गया ये। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं ऐसा आखिर क्यों हुआ है। सारे बच्चे देखो, क्या तुमने ये कंजुगेट बेस बनाया? और अगर आप ध्यान से देखो तो कंजुगेट बेस में ये आइडेंटिकल आरएस बन गया। देखिए जरा, कंजुगेट बेस से आइडेंटिकल आरएस बन गया, देखा आपने। और वहीं अगर हम इसकी बात करें तो मेरे भाई आपको ये आरएस मिला। बहुत आराम से देखो, इस आरएस में भी बिल्कुल वैसे ही रेजोनेंस, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपको ध्यान से समझनी होगी कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसा एज्यूम किया पोलराइजेशन, तो क्या ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये बाहर की तरफ आ जाएंगे? क्योंकि इस कार्बन के पूंछ पर प्लस आ गया, इस एरो के पूंछ पर प्लस, और प्लस की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन्स जिन पे माइनस चार्ज था वो बाहर की तरफ आकर्षित हो गए। एंड बाहर की तरफ आकर्षित होने की वजह से ये प्लस, ये डबल, ये आया O माइनस और ये आया O माइनस। मेरे भाई सच बताओ, हमें माइनस चार्ज घटाना है या बढ़ाना है? स्टेबलाइजिंग का मतलब होता है चार्ज को घटाना। स्टेबलाइज करने का मतलब है चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, चार्ज को डिक्रीज करना है, चार्ज को डिस्पर्स कराना है, चार्ज को डिमिनिश कराना है, एक ही बात है। लेकिन हद है भाई साहब, यहां ये बेंजीन बड़ा नाराज था। मैंने कहा क्या, ये एसिड बड़ा नाराज था। मैंने कहा छोटे से एसिड से हार गए सर, हम तो आ नहीं रही तुम्हें। कह रहा सर क्या करा जाए जब अपने ही धोखा देते। मैंने कहा अपने धोखा दे दें? कह रहा क्या आवश्यकता थी बेंजीन को बाहर इलेक्ट्रॉन देने की? मैं माइनस हटाने और कम करने के प्रयास में हूं, बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन बढ़ा के मेरे माइनस को बढ़ा दिया, जिससे मैं इससे खराब एसिड प्रूफ हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। मैंने इस एसिड से पूछा, एरोमेटिक एसिड से, कि तुम चाहते क्या हो? सारे लोग देखना। मैंने कहा तुम चाहते क्या हो? तो इस एसिड ने बोला कि सर आपकी बात ये मानेगा, इस बेंजीन से कह दो खबरदार मुझे इलेक्ट्रॉन ना दे, मुझे इलेक्ट्रॉन देकर ये मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ की बैंड बजा रहा है। मैंने कहा यार देखो, मेरे कहने से कुछ हो रहा होता तो फिर बात ही क्या थी।
जो लॉजिक है वो तो वैसे ही चलेगा। अगर उसका पी ऑर्बिटल तुम्हारे पी के पैरेलल है तो वो इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे सकता है। कह रहा अगर आप कुछ तो करो, ऐसा करो कि मुझसे रेजोनेंस ही ना करे। मैंने कहा यह मुमकिन है, क्योंकि अगर आर्थो पर कोई ग्रुप लगा दिया जाए, अगर आर्थो पर कोई ग्रुप लगा दिया जाए तो वो इस एसिड और रिंग के प्लेन को चेंज कर देगा। आई मीन किसी एसिड के प्लेन से रिंग का प्लेन या रिंग के प्लेन से एसिड का प्लेन बाहर हो जाएगा। SIR आपने पढ़ा है, उस तरीके का ही एक प्रभाव यहां देखने को मिलता है। एंड सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार हो जाइए। क्या आपको पता है आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंड लॉजिकली देखिए इन तीनों केसेस को, लॉजिकली देखिए इन तीनों केसेस को, और मुझे बताओ क्या इन तीनों केसेस में बेंजीन एसिड के कंजुगेट बेस से रेजोनेंस कर सकता है या नहीं? क्या इन तीनों केस में बेंजीन एसिड के कंजुगेट बेस से रेजोनेंस कर सकता है या नहीं? आपको जवाब देना होगा, डैश की तरह ना बैठो। तीनों केस में केवल यही केस है जहां G की वजह से बेंजीन कंजुगेट बेस ऑफ एसिड से रेजोनेंस नहीं करेगा, बल्कि कुछ -I लगा के उसका फायदा ही करेगा। एंड आपको जानकर मौजा आएगा, मौजा, कि भाई साहब ये सबसे, इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक, इन चारों में ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। और बात बता दूं, इन तीनों में मैंने कोई ऑर्डर नहीं लगाया, मैं केवल कह रहा हूं कि ये आर्थो वाला तीनों से ज्यादा एसिडिक है। आपको अच्छा लगेगा ये जानकर कि यही होता है आर्थो इफेक्ट फॉर एसिड। तुम्हारी डैश पंक्तियां भी बताऊंगा अभी, सारे सुनो। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड aromatic carboxylic acid is more acidic than para, meta and non-substituted एरोमेटिक एसिड। अब तुम में से कई खच्चर ऐसे हैं जो ये इफेक्ट फिनॉल पे टिकाएंगे। फिनॉल के लिए इफेक्ट नहीं है, ये बेंजीन पे लगे हुए COOH के लिए, ये बेंजीन पे लगे हुए COOH के लिए है, ये बेंजीन पे लगे हुए COOH के लिए है। एक प्रश्न देता हूं मैं आपको, मेरे सवालों का जवाब देना है आपको। मैंने आपको ये एक प्रश्न दिया है और आप मुझे प्लीज बताएं इनका डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। सारे बच्चे देखें और बताइए क्या देखते ही आपको समझ में आ गया? क्या 64 को देखते ही समझ में आ गया कि मोस्ट एसिडिक कौन सा है? सारे बोलो, मुझे बताओ मोस्ट एसिडिक कौन सा है? मोस्ट एसिडिक, जवाब दो, जवाब। वेल डन हरेंद्र, स्नेहा डैश हो तुम, अस्मित वेल्डन, आदित्य वेल्डन, अर्कजीत वेल्डन, साक्षी वेल्डन, बाकी सबका जवाब सही है। क्या थर्ड वाला सबसे बढ़िया है या नहीं? मेरे भाई कोई भी बता सकता है। आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट। मेरे भाई आर्थो इफेक्ट के अलावा तुम्हें कंजुगेट बेस बनाना पड़ेगा। आर्थो इफेक्ट के अलावा तुम्हें कंजुगेट बेस बनाना पड़ेगा, बाकी जगह कोई रियायत नहीं है।
बाकी जगह कोई रियायत नहीं है। ध्यान से देखिए और बताइए बचा हुआ ऑर्डर क्या होगा। मेरे भाई आइए जरा देखिए, मुझे ये माइनस कम करना है। मैं माइनस बढ़ाना नहीं चाहता, मैं माइनस बढ़ाना नहीं चाहता, मुझे ये माइनस कम करना है। मेरे भाई आप देखो, ये तो ऐसी बैंड बजा रहा है हाइपर कंजुगेशन से। ये यार देखो, क्या तुम्हें पता, देने वाला देता है तो आर्थो पैरा पे देता है। मेरे भाई मिथाइल उदास था, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा निशाना गया चूक। इसका आर्थो पैरा ये है, और ये भी प्लस एच से निशाना लगा रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, होता है। कह रहा होता तो है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, प्लस आई से बैंड बजाऊंगा। मेरे भाई ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहां हाइपर कंजुगेशन का सटीक निशाना लग गया है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर बढ़ाएगा, जो कि सीधा सीधा COO माइनस के को प्रभावित करेगा। तो भाई साहब सबसे बढ़िया तो फोर्थ निकला। कह रहा कसम से कोई ले नहीं रहा तो दे भी नहीं रहा। इन दोनों में फर्स्ट की बैंड ज्यादा बजी है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। देखो मगर बोर्ड पर ये 64 3421 हाई है ना, 3421। चलिए जी चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जो आप निस्संदेह अपने घर से करके लाए। तो 65 ये है COOH। ओके, कर लेंगे। अगर मैं बोलूं NO2 NO2 NO2, राइट। अगर मैं बोलूं आपको COOH सही है। ये है 66 67, ये है आपका COOH। ये है COOH एंड ये है COOH। तो 1 2 3 सही है जी। देखो यार, कॉन्सेप्ट सीख लो, बाकी तो क्वेश्चन की कोई और छोर है ही नहीं, कोई और छोर नहीं है यार। कर लेंगे आप। 68 है, 69 है, 70 है। मात्र 3 क्वेश्चन हम और लिखेंगे। ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो एंड ये डबल बॉन्ड हो। ये डबल बॉन्ड हो, सही है। एंड अगर हम बात करें और, तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। तो ये है 1 2 3 4, ठीक है जी। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि वी जस्ट फिनिश्ड एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है जी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर
हमारे बीच में पूजन है। आर्थों में क्या ज्यादा हो तो है, एक बार बता दीजिए प्लीज। इन्होंने लिखा है आर्थों में क्यों ज्यादा हो तो है, आर्थों में क्यों ज्यादा होता है। अच्छा, आप रिपीट करिए, पीछे जाइए और 25 बार रिपीट करके सुन लीजिए। आइए बेसिक स्ट्रेंथ पर चलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ पर चलेंगे। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मेरे में अगर आप नोटिस करोगे तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का मैं रिवर्स आपको दे रहा हूंगा। सारे लोग देखिएगा, जैसे मैं यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। सारे लोग देखिए, ये है F माइनस, ये है Cl माइनस, ये है Br माइनस, ये है I माइनस। बहुत आराम से देखिए। सेकेंड, ये है RO माइनस, ये है RS माइनस। थर्ड, ये है CH3 माइनस, ये है NH2 माइनस, ये है OH माइनस, ये है F माइनस। मेरी बात समझो पहले। मैं एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं आपको बेसिक स्ट्रेंथ का, टू चेक या टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। सारे लोग इसी को फॉलो करेंगे। टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, प्लीज लुक एट बोर्ड, प्लीज प्लीज प्लीज। पहला फंडा, आप ये चेक करेंगे कि आपका कंपाउंड कहीं एलिफेटिक या एरोमेटिक इस कैटेगरी का तो नहीं है। और अगर वो एलिफेटिक एमीन है तो वो ज्यादा बेसिक होगी। अभी ये सारी चीज आपके सामने आएगी, एक एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। एकदम रिलैक्स हो जाइए। मैंने पूछा F माइनस ज्यादा बेसिक है, गर्व लिख रहा है HF मोस्ट बेसिक है। एलिफेटिक एमीन ज्यादा बेसिक होगी, सब बताऊंगा क्यों क्या कैसे। 2 मिनट दे दीजिए बस मेरे भाई। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कहीं है तो वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ज्यादा बेसिक होगी। और मान लो ये सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस। आमतौर पर हमारी जो आदत है वो हम डायरेक्ट ये लगाते हैं, हम कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करते हैं सीधा। और वो भी चेक करते समय मैं बोल रहा हूं सबसे पहले, अगर हो रहा है तो रेजोनेंस चेक करो। अगर रेजोनेंस एप्लीकेबल है तो वो ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कंजुगेट एसिड। बहुत आराम से देखें। अगर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन से चेक करना। क्या आपको पता है sp3 वाला ज्यादा बेसिक होगा देन sp2 देन sp? अभी एक एक टर्म एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए चुपचाप पहले देखें। सॉल्वेशन इफेक्ट, अगर हाइब्रिडाइजेशन काम नहीं करेगा तो सॉल्वेशन इफेक्ट। और यहां हमें पता चलेगा कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एमीन वीकेस्ट बेस चले। एंड द लास्ट पॉइंट, या मान लो ये भी काम नहीं करा तो एमीन को देखना, डोनेटिंग ग्रुप वाले ज्यादा अच्छा बेस होंगे देन विड्रॉइंग ग्रुप वाले। डोनेटिंग ग्रुप वाले ज्यादा अच्छे बेस होंगे देन विड्रॉइंग ग्रुप वाले। अब मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं एक एक करके, बहुत आराम से देखिएगा मेरे भाई। आपको एक मजेदार चीज बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। नियम कानून ये कहता है, चलो देखिए भैया, ना तो कोई एलिफेटिक ना एरोमेटिक। अरे क्या यार, ये तो आयन है, लोकलाइज्ड, सारे लोकलाइज्ड ही हैं।
रिलेटिव टू से हम ऐसा कह सकते हैं। नियम कहता है कंजुगेट एसिड बनाओ। कंजुगेट एसिड बनाना मतलब H पटक देना उसके ऊपर, लो ये आ गया, सही है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन क्या आपको पता है आप कंपाउंड की स्टेबिलिटी निकालने से ज्यादा आसानी से उस चीज की स्टेबिलिटी निकाल पाते हैं जिसमें चार्ज होता है। अब जैसे ध्यान से सुनिए, यह है कंजुगेट एसिड। अगर मैं कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी यहां निकालूं तो शायद यह हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हर कंपाउंड में एक बॉन्ड है। बताइए एक बॉन्ड है या नहीं? एक बॉन्ड है, डायरेक्ट हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है, ये वीक और वीक, सबसे वीक। तो क्या ये मोस्ट स्टेबल है या नहीं? मोस्ट स्टेबल है या नहीं? और क्या ये लीस्ट स्टेबल है या नहीं? और अगर हमें स्टेबिलिटी का आइडिया लग गया है तो क्या हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिल गया या नहीं? क्या मोस्ट स्टेबल होने से क्या F माइनस सबसे ज्यादा बेसिक प्रूफ हो गया या नहीं? बताइए, क्या F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस, क्या ये प्रूफ हो गया है या नहीं? सारे बोलो, सारे। ये हमने गलत नहीं, बिल्कुल सही, एक एक चीज सही है, लेकिन मेरे भाई यहां पर तुम्हारी बैंड बज जाएगी। क्यों बैंड बजेगी वो देखो। यहां कंजुगेट एसिड क्या बनाओगे तुम? मीथेन। यहां क्या बनाओगे? अमोनिया। यहां क्या बनाओगे? जल। और यहां क्या बनाओगे? HF। अब सोचने वाली बात यह है, यहां एक बॉन्ड है, यहां दो बॉन्ड है, यहां तीन है, यहां चार है। हाउ कैन यू नो कि इन चार बॉन्ड को मिलाकर जो बॉन्ड एनर्जी आएगी वो तीन या दो या एक वाले से ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? तो ऐसे केस में यार सब में एक ही एक बॉन्ड थी, तो इट वॉज इजी टू कंपेयर, राइट? तो मेरे भाई ये मेथड सही है, लेकिन ये डेटा डिपेंडेंसी पर जाता है, डेटा डिपेंडेंसी पर जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि सबसे आसान है उस जगह जाकर स्टेबिलिटी देखो, जाकर चेक करो प्रॉपर्टी जहां चार्ज है, बिकॉज वी आर वेरी कंफर्टेबल टू फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ ए आयन, वेदर इट्स अ केटायन और एन आयन, डजंट मैटर, राइट? आइए मैं तुम्हें एक बात बताऊं। लुक एट दीज फोर, लुक एट दीज फोर, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने तुम्हें बताया था एक स्ट्रॉन्ग एसिड, बताओ ज्यादा स्टेबल था या कम स्टेबल था? एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा स्टेबल होता था या कम स्टेबल होता था? जवाब दो, जवाब। एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस स्टेबल होता था या लेस स्टेबल होता था? वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, लेस स्टेबल, अनस्टेबल होता था। यू आर राइट, यू आर राइट। आओ मुझे बताओ, क्या मैं सीधे सीधे चार्ज होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी चेक कर सकता हूं या नहीं? FCl BRI, ए टॉप टू बॉटम भाई, हम साइज देखते हैं, साइज। क्या ये मोस्ट स्टेबल है या नहीं? और अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो भाई साहब चिल्ला कर बोलिए ये लेस बेसिक है। और बताइए ये लेस स्टेबल है या नहीं? छोटा साइज, तो बताइए ये मोस्ट बेसिक है या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या सेम ऑर्डर आया है या नहीं? सारे चेक करो यार, घबराने की कोई बात नहीं है।
मैं समझाने के लिए हूं, आप बस समझने के लिए तैयार रहिए। दो दो ये दूसरा तरीका बताया मैंने, इट्स अ सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है भैया। बताओ, आयन को देखना हमारे लिए बड़ा आसान रहता है। अब चलो जरा सेकेंड क्वेश्चन में, मुझे बेस में ही चार्ज दिख रहा है, बेस में ही चार्ज दिख रहा है। क्या देख रहे हो? टॉप टू बॉटम, ऑक्सीजन ऊपर सल्फर नीचे। ये ज्यादा स्टेबल है, वीक बेस है सल्फर, वीक बेस है सल्फर, कह रहा हूं मान लीजिए, वीक बेस है सल्फर। मेरे भाई आयन के केस में तो मामला हलवा है ही, आयन के केस में मामला हलवा है ही। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, क्या आपको दिख रहा है यार इसमें बेस में ही चार्ज है, यहीं निपट लो यार इससे, तो इससे यहीं निपट लो भाई। कंजुगेट एसिड न्यूट्रल हो जाएगा, कहां तक झूलते रहोगे, कहां तक रहोगे परेशान। ये आ गया, आप देख सकते हैं माइनस। चलिए मैं आपको कुछ और प्रश्न देता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्या अब आपका फिफ्थ में बेस न्यूट्रल है या नहीं? सारे बताइए, क्या फिफ्थ में बेस न्यूट्रल है या नहीं? तो बताओ अब चार्ज कहां आएगा? अब चार्ज इसके कंजुगेट एसिड में आएगा या नहीं? तो इट इज एडवाइजेबल कि जहां चार्ज है उधर जाके देखो भाई। चलो जी चलो जी चलो जी, ब्रह्मास्त्र बुलाओ जी। कह रहा है एलिफेटिक एरोमेटिक चेक करो। अरे सारे एलिफोंगे में, सारे एलिफेटिक हैं, कौन एरोमेटिक लग रहा है? दूसरा कह रहा है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मेरे भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद, ये यहां मौजूद, ये यहां मौजूद, लोकलाइज्ड है भाई। फिर क्या बोला इसने? कह रहा है कंजुगेट एसिड बना के रेजोनेंस चेक करो। आओ बच्चों, कंजुगेट एसिड बनाते हैं। ये sp3 कंजुगेट एसिड बनाते हैं, ये sp2, ये sp। मेरे भाई किसी में भी कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, किसी में कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है तो फिर क्या देखते थे हम? हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 sp। मेरे भाई सारे देखो, मुझे बताओ प्लस चार्ज कहां सबसे ज्यादा स्टेबल है? sp3 पर या sp2 पर या sp पर? यू वुड गेट sp3 पर, तो भाई साहब आ गया आंसर, फर्स्ट ज्यादा बेसिक है, देन सेकेंड, देन थर्ड। कर लेंगे या नहीं? तो भाई साहब ये रहेंगे प्रश्न, और सीक्वेंस आप ब्रह्मास्त्र उसी तरीके से लगाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, आप ये देखिए और ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को करिए। 8th, 9th, 1, 2, 10th, NH2, NH, NH2, 1, 2, 3। सारे लोग 8th पर बुद्धि लगाओ, 8th पर, 8th पर बुद्धि लगाओ।
एट्थ पर बुद्धि लगाओ। एलिफेटिक वो है जो एरोमेटिक नहीं है। लगाओ रे, एट्थ पे बुद्धि लगाओ। लगाइए बुद्धि लगाइए। बातें नहीं करो, क्वेश्चंस करो। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ। चलिए जरा ध्यान से देखिए। एट्थ क्वेश्चन। क्या एट्थ क्वेश्चन में आपने ब्रह्मास्त्र लगाया? ब्रह्मास्त्र कहता है एलिफेटिक एरोमेटिक। देखो भाई साहब, ये दोनों एलिफेटिक है, या बोलो तो इसमें कोई भी एरोमेटिक नहीं है, कोई भी एरोमेटिक नहीं है। सही है या नहीं? फिर अगला क्या था बताइए जरा, अगला पकड़ के लाते हैं। कह रहा लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहीं जा ना रहे हो। मेरे भाई आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जा रहे हैं, ये सारे लोकलाइज्ड। तो भैया अब हम अगला क्या करेंगे? अगला मेथड क्या था? कह रहा है कंजुगेट एसिड बना के रेजोनेंस देखो, चेक करो। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। हमने H+ डाला, और जब हमने H+ डाला तो ये बन गया। और अब आप मुझे बताइए कि क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है? क्या यहां रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मुमकिन है? मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? ये देखिए बिंदास रेजोनेंस हो रहा है। और तो और एक निगाह आरएस को तो देखिए, क्या ये कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले आरएस हैं या नहीं? इसमें सबका ऑक्टेट आपको पूरा सा दिखाई देगा। देखिए जरा, 3 आरएस, 3 आरएस हैं भाई साहब। और अगर मैं H+ यहां डाल दूं तो ये है कंजुगेट एसिड, और यहां आपको 2 ही आरएस मिलेंगे। देखो जी देखो, 2 आरएस, आरएस नहीं, वो भी कंप्लीट ऑक्टेट आरएस। रही बात इसकी, तो ये sp3 है, इसके कोई भी आरएस नहीं होगा, 0 आरएस। तो अंधा आदमी भी बता दे कि 1 2 3 एंड 1 अच्छा बेस नहीं, बहुत अच्छा बेस है। 1 अच्छा बेस नहीं है, बहुत अच्छा बेस है। कई खच्चर 3 2 1 लिख रहे हैं, क्या बोले भाई साहब, अब जमाना ऐसा आ गया है। देखिए
बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। अनुभव कह रहे हैं आप ऊपर वाले एंड से इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं। मेरे भाई एक बात बताओ, ये 3 घर हैं, यहां कमाने वाले 3 लोग हैं, A1 A2 A3। यहां कमाने वाले हैं B1 B2 और यहां कमाने वाला कोई है। और मुझे कहा गया बताओ सबसे ज्यादा अर्निंग वाले बंदे को या घर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। तो A1 A2 A3 में जो ज्यादा कमाएगा और B1 B2 में जो ज्यादा कमाएगा, और इसमें उन्हीं को तो कंपेयर करेंगे। मेरे भाई जो पहला कंपाउंड है उसमें सबसे ज्यादा बेसिक यही वाला एन है, क्योंकि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है। तो हमें हर कंपाउंड की मोस्ट बेसिक साइट को कंपेयर करना है, हर कंपाउंड की मोस्ट बेसिक। जैसे कई बार तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी कि तुम्हें 1 2 लिख कर मिलेगा, लेकिन कई बार यह मानकर तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा कि तुम इंसान हो। समझ रहे हैं आप। जैसे अब आपको मैंने ये दिया, देखिए 16th, और यहां मैंने आपको NH एंड NH2 दे दिया। ध्यान से देखिएगा, अब ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन 1 एंड 2। मैंने आपसे पूछा कि फर्स्ट वाली साइड ज्यादा बेसिक है या सेकंड वाली साइड ज्यादा बेसिक है। तो मेरे ख्याल से ब्रह्मास्त्र में आपने जाकर देखा एलिफेटिक एरोमेटिक का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि दोनों एलिफेटिक है, राइट। अब देखना है लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। तो बताओ कहां का लोन पेयर लोकलाइज्ड है और बताओ कहां का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। अच्छा बेस कौन है? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता हो और जल्दी इलेक्ट्रॉन्स देता भी हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता भी हो और जल्दी इलेक्ट्रॉन देता भी हो। मेरे भाई ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में है। अंधा आदमी भी बता दे इस क्वेश्चन को, 2 greater than 1 है, 2 greater than 1 है। अगर आप ब्रह्मास्त्र सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे गड़बड़ रहेगा, मैं साफ बता रहा हूं। और एक ऐसा क्वेश्चन जो IIT वाले हर साल पूछते हैं, बिना एब्सेंट हुए हर साल पूछते हैं। देखिए ये है आपका अमोनिया, ये है मिथाइलअमीन, ये है आपका डायमिथाइलअमीन और ये है आपका ट्राइमिथाइलअमीन। सारे लोग देखो, ये प्रश्न है आपका 17। ठीक है जी, देखा गया आपने, देख लो भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। सुन लिया होगा, देख भी लिया होगा, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। आइए देखिए जरा क्या है। मिथाइल एनसीईआरटी में इथाइल वाला भी दिया हुआ है। इथाइल तो जानते होगे कि इथाइल नहीं जानते। इथाइल को मैं ईटी लिख रहा हूं, ये तो पता होगा। ईटी 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 इथाइलअमीन। देखिएगा ये है क्वेश्चन नंबर, ये है 18, ये है 19, ये है 20। सारे लोग देखें, ये अमोनिया है, यू नो दैट। ए से अमोनिया,
पी से प्राइमरी अमीन, एस से सेकेंडरी अमीन, टी से टर्सरी अमीन। मेरे भाई अगर आपसे बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर गैस फेज में पूछा जाए, गैस फेज में, तो ऑर्डर इज वेरी क्लियर, ऑर्डर इज वेरी क्लियर, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अमोनिया। डजंट मैटर कुछ भी हो, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अमोनिया। अगर गैस फेज में पूछा जाए तो आंसर इज वेरी क्लियर, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अमोनिया। राइट, सारे देखें। देखा आपने? ओके। अब एक मजेदार ऑप्शन जो है वो जरा ध्यान से सुनिए, पहले दिमाग में रखिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। देखा आपने? दूसरा केस ये है कि अगर आपसे गैस फेज में नहीं पूछता, जो कि कई बार अलग फेज में आया हुआ है, ये आया है इन एक्वस मीडियम या इन एक्वस फेज। एक्वस का मतलब जानते हो ना, जल, जानते हो ना, जल, NH2O या एक्वस। मेरे भाई पहले दिमाग में ऑर्डर रखो, ये होता है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी अमोनिया। पहले ये ऑर्डर दिमाग में रखो, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी अमोनिया, महा इंपॉर्टेंट। अरे हर साल आता है रे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा हूं चाहो तो क्वेश्चन ना लिखो, लेकिन ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सही है या नहीं? ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा एक बात ना, तुम लोग सुखप्रीत चुपचाप मनुष्य बन के ना सीखोगे तो शायद ज्यादा सीख जाओ। अपनी अकल लगाओगे ना तो गधे की तरह गधे रहोगे, बल्कि खच्चर बन जाओगे। 18 एंड 19 में रीजन तो बता दीजिए। अबे खत्म हुआ है क्या अभी ये? एक काम करते, क्वेश्चन से पहले रीजन बता देते, फिर क्वेश्चन करते रहते। क्वेश्चन की आवश्यकता ही नहीं थी तुम्हें। एक्वस फेज में सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी अमोनिया होगा। तुम जहां मुंह मार के आए होगे ना, वहां नहीं बताया गया होगा, यहां मिलेगा तुम्हें। अब मैं कुछ समझा रहा हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, फोकट के नंबर हैं, पहले ऑर्डर दिमाग में रख लो, फिर समझ लेंगे गधे के रीजन रीजन रीजन। सब बताएंगे क्या है रीजन। बहुत आराम से सुनना, ये हर साल आता है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी अमोनिया। ठीक है, गैस फेज का तो टेंशन लेना ही नहीं है, चाहे मिथाइल हो, चाहे इथाइल हो, चाहे प्रोपाइल हो, चाहे ब्यूटाइल हो, चाहे पेंटाइल हो, वॉटेवर। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अमोनिया। गैस फेज में भी कुछ भी हो सेम रहेगा। अब एक बात इतनी पते की बताऊंगा जो आपको ध्यान से सुननी है, वो ये है, क्या तुमने मिथाइल से इथाइल तक ये सीखा कि हम एमीन के एल्काइल का साइज बढ़ा रहे हैं, हम एमीन के एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ा रहे हैं। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना। अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाते चले जाएं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो मेरे भाई आगे चलकर आप देखेंगे कि गैस फेज एंड वाटर फेज में अंतर खत्म हो जाता है।
ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंस खत्म हो जाता है। अब इतनी बातें सुनकर एक अच्छा बच्चा, याद रखना मैं बच्चे की बात कर रहा हूं, याद रखना, वो कहेगा सर लेट मी थिंक। मैंने कहा बोलो। कह रहा वाटर में आपने ये ऑर्डर बताया है। मैंने कहा हां। कह रहा सर देखो सेकेंडरी प्राइमरी अमोनिया, ये ऑर्डर कभी गलत था ही नहीं। क्या आप इस बात में घुसे हैं या नहीं कि सेकेंडरी प्राइमरी अमोनिया ये तो हमेशा सही था। सर गैस एंड वाटर में क्या टर्सरी अनसर्टेन है? क्या टर्सरी की पोजीशन अनसर्टेन है? क्या टर्सरी ही आजू बाजू आगे पीछे हो रहा है? वेरी गुड, समझ में आया। अच्छा, दूसरी बात उस बच्चे ने ये पकड़ी कि आपने कहा है कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो आगे चल के गैस फेज और वाटर फेज में ऑर्डर सेम होने लगता है। यानी कि आगे चलेंगे तो ये ऑर्डर इस ऑर्डर की तरफ भाग रहा है। यानी कि आगे चलने पर कि ये ऑर्डर क्या वाटर वाला ऑर्डर क्या गैस फेज ऑर्डर में बदल जाएगा? जवाब है हां। वो कह रहा है तो सीधे सीधे बता दो ना कि ये जो टर्सरी है ये आगे भाग रहा है, क्योंकि सेकेंडरी प्राइमरी अमोनिया तो वही है, टर्सरी आगे भाग रहा है। और लेट मी गेस, अगर आपने मिथाइल को इथाइल किया है तो टर्सरी आगे जरूर भागा होगा। और भग भग के मुझको ऐसा लग रहा है एक कॉलम तो कम से कम आगे भागा ही होगा। एसटीपीए ये जल में इथाइल अमीन का ऑर्डर है। जल में इथाइल अमीन का ऑर्डर है। सारे देखो इथाइल अमीन का जल में ऑर्डर, सारे देखो ये आगे भाग रहा है। इथाइल वाले में जब आओगे तो ये एक कॉलम आगे। और आगे चलो, क्या आप समझ रहे हैं ये आगे जाके क्या यही ऑर्डर बनने लगेगा या नहीं? क्या यही ऑर्डर बनने लगेगा या नहीं? जल्दी बताइए, क्या यही ऑर्डर बनने लगेगा या नहीं आगे चल के? ओके, तो मेरे भाई अब हम बात करेंगे इसकी कि ये कैसे इस ऑर्डर को हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। आइए, मनुष्य आए, बाकी खच्चर निकल लें। जाओ मेरे भाई, आइए जरा ध्यान से सुनिए। अच्छा बेस कौन होता है, पहले इस पर बात करेंगे। अच्छा बेस कौन होता है? अच्छा बेस कौन होता है उस पर बात करेंगे। बेटा मैं एक चीज बता दूं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हैज वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन, वेरियस पोटेंशियल ऑफ मेडिसिन, और हर अलग अलग इम्यून सिस्टम को अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, अब यहां पर आपकी बातों से बाद में पता चलता है कि आप किस लेवल के खच्चर हैं। तो अगर इतने प्रयास के बाद, प्योर कॉन्सेप्ट्स के बाद आप अपना डाउट नहीं पूछ पाते हैं, समझ में नहीं आया, एक्चुअली यू डोंट डिजर्व आईआईटी। अगर तुम ये नहीं बोल पा रहे हो कि कौन सी लाइन या कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तुम कहां गलत पढ़ो। 11वीं पढ़ो, 11वीं कोई फेल नहीं होता, तुम रिकॉर्ड बना सकते हो। लेकिन आइए बहुत आराम से सुनिए। ये है अमोनिया, ये है मिथाइल अमीन, ठीक है, और ये है डाइमिथाइल अमीन, और ऐसे हम ले सकते हैं ट्राइमिथाइल अमीन। जगह नहीं है, क्या करें, नए पेज पे चले। मुझे भी लग रहा है नए पेज पे चले। हाँ, इस गैप को यहीं पड़ा रहने देते हैं, और ये 17 को हम यहां पे थोड़ा समझते हैं। खच्चरों को एक्सप्लेनेशन भी समझ में नहीं आएगा, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं। खच्चर निकल लें, और अच्छे बच्चों को आधे में ही समझ में आ जाएगा।
ये है अमोनिया, ये है मिथाइलमीन, ये है डाइमिथाइलमीन, ये है ट्राइमिथाइलमीन। बहुत आराम से सुनेंगे। ये जो दांत दिखा दिखा के बीच में बोल रहे हैं ना, अभी इनसे मैं पूछ लूं बेस क्या होता है, बेस की डेफिनेशन बता दो, तो खच्चर की तरह पूरी बत्ती सी दिखा देंगे ये। अगर इनसे के लिए पूछ लूं बेस क्या है, हमने 3-3 डेफिनेशन लिखी है बेस की, अभी इनसे पूछ लें बेस क्या है तो सारी बत्ती सी निकाल के दिखा देंगे। आइए मेरे भाई, ये बेस जो आपको दिए गए हैं, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो एक अच्छे बेस में इलेक्ट्रॉन्स होना आवश्यक है, लेकिन केवल इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक नहीं है, और भी चीजें होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है, तो क्या आप इस ऑर्डर में चलेंगे या नहीं? बात है अगर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं। मेरे भाई अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेस स्ट्रेंथ में हेल्प जरूर करता है, लेकिन क्या अच्छा बेस वो है जो H+ को ले पाए या लेके होल्ड कर पाए? मेरे भाई अब हम बनाएंगे कंजुगेट एसिड। देखो मगर बोर्ड पर आप देखिए, ये NH4+, यहां आइए, ये है CH3, ये है NH3+, ये कंजुगेट एसिड बना रहा हूं मैं, ये है CH3, ये है CH3, और ये है NH2+, और ये मैं बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखें, कंजुगेट एसिड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए मेरे भाई, ये कंजुगेट एसिड है। बताओ जरा, जो कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा, क्या वो वाला बेस अच्छा होना चाहिए? क्या वो वाला बेस अच्छा होना चाहिए? आइए, अब अगर आपने ले रखा है जल इन वाटर, तो सच बताओ क्या वाटर यहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला है या नहीं? क्योंकि यहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है या नहीं? मुंह से बोलो। और क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नीचे घटती रहेगी या नहीं? क्योंकि नंबर ऑफ H लगातार कम होते जा रहे हैं। क्या आपको एक उल्टा रिवर्स ऑर्डर दिख रहा है या नहीं? अगर हम केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखते हैं तो ये खराब बेस, ये अच्छा बेस, ये और अच्छा बेस, ये सबसे अच्छा बेस लगता है। लेकिन अगर हम H+ को होल्ड करने की कैपेसिटी, पोटेंशियल देखते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है, जिससे ये अच्छा बेस लगता है। ये थोड़ा कम, ये कम अच्छा बेस, और कम अच्छा बेस, सबसे खराब बेस है भाई साहब। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये अच्छा बेस है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन से, एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन आई मीन ये स्टेबल हो रहा है ना भैया, वाटर इसे घेर के स्टेबलाइज कर रहा है, ये स्टेबल, तो ये ज्यादा अच्छा बेस। क्रॉस 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 पीछे लगा तो कहीं माने क्या ले क्या, आइए बताते हैं हम आपको। आइए आइए आइए, मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा। इस टेबल में मैं बस आपकी राय लिखूंगा, राय, और कुछ नहीं लिखना है मुझे। यहां है बेस, ये है अमोनिया, ये है मिथाइलमीन, ये है डाइमिथाइलमीन, ये है ट्राइमिथाइलमीन। चलो प्लीज टेल मी, यहां मैं लिख रहा हूं अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां मैं लिख रहा हूं एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन। प्लीज टेल मी, अमोनिया में क्या था?
अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिथाइल यहां थे, यहां तो मान लेते हैं यहां नहीं के बराबर था, कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, एंड सॉल्वेशन खतरनाक। अबे ये कुछ नहीं है, ये मैं बस ऐसे फीलिंग्स लिख रहा हूं। लेकिन जैसे ही एक मिथाइल आया अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, लेकिन क्या तुमने माना कि एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन घट गया, क्योंकि एक एच कम हो गया था। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई, 2 मिथाइल, लेकिन एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन और घट गया। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई, लेकिन एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन बहुत कम हो गया। अब बताओ अच्छा बेस कौन होना चाहिए? एक बच्चा कह रहा है अच्छा बेस सर वो हो जिसके पास ठीक ठीक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हो और जिसके पास ठीक ठीक सॉल्वेशन स्टेबलाइजिंग फिनोमेना भी हो। क्या ये कॉमन सेंस की बुद्धि आपके पास है या नहीं? और अगर ये कॉमन सेंस की बुद्धि आपके पास है तो आप समझ सकते हैं कि सबसे अच्छा बेस ना तो पहला होगा क्योंकि इसमें एक फैक्टर बहुत कम है, और ना सबसे अच्छा बेस आखिरी वाला होगा क्योंकि इसमें भी एक फैक्टर सबसे कम है। अब इन दोनों में ही कोई सबसे अच्छा बेस होगा। आइए मुझे बताइए, यहां देखिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, सॉल्वेशन भी, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, सॉल्वेशन भी। पहले क्या हुआ है? पहले इसने H को इलेक्ट्रॉन दिया है या पहले सॉल्वेशन हुआ है? ऑब्वियसली है पहले इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हम स्टार्ट करेंगे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोमिनेट कराएंगे। जब दोनों फैक्टर हैं, देखिए जब दोनों फैक्टर हैं तो डोमिनेट कौन सा करेगा? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बहुत क्लियर है Me2NH जीत गया है MEnH2 से। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, पहले तो ये H+ लेगा उसके बाद सॉल्वेशन होगा। अब आइए बात करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट में। फिर वही वाली बात, जब एक फैक्टर है एक नहीं है तो हम डोमिनेट किसे करेंगे? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ये है Me3N, ये है अमोनिया, इसी को मैंने लिखा था सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज करके ले आना, नहीं तो बाकी तो तुम जानते ही हो। मैंने कितने क्वेश्चन दिए? 20 क्वेश्चन दिए, और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि N N N N सही है। बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ हमने खत्म कर दिया है। मैं आपको बता सकता हूं कि एक क्लास और होगी जिसमें हम डिस्कशन करेंगे और उसकी अगली क्लास से आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगली क्लास में आप जीओसी का एक्सरसाइज 1 और 2 भी पूरा करके आए, कॉपी भी करके आए, तो हम 1-2 कॉपी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जीओसी खत्म करेंगे और स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म उसकी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।